नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। और आज खबर शुरू करने से पहले आपको एक मार्मिक तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। आपने देखा होगा कि बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन के दौरान कई पर्यावरण प्रेमी अनशन पर बैठे थे और उनमें से एक संत भी अनशन पर बैठे थे और जिनका नाम है लालदास। आंदोलन के दौरान संत लालदास महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आंदोलन की तपीस के बीच उनका स्वास्थ्य गिरता गया और इन्हें तत्काल जोधपुर एम्स में भर्ती कराना पड़ा। आंदोलन तो धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन महाराज की सेहत लगातार चिंता का विषय बनी रही। एम्स के डॉक्टरों ने कड़ी निगरानी में उनका उपचार किया और अब चिकित्सा सूत्रों के मुताबिक उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो दृश्य कल आपके सामने आया, उसने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। और कल राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के बिश्नोई स्वयं एम्स पहुंचे और उन्होंने महाराज जी की कुशल क्षेम पूछा और चरण स्पर्श किया और आशीर्वाद लिया। और इस तस्वीर में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह राजनीति से कहीं ऊपर की बात है, क्योंकि जब खेजड़ी संरक्षण कानून को लेकर के सरकार और आंदोलनकारियों के बीच मतभेद थे, तब लालदास महाराज ने अनशन का मार्ग चुना था। उनके साथ कई और साधु संत थे, लेकिन लालदास महाराज की तबीयत है वो अचानक बिगड़ने लग गई। इस दौरान उन्होंने ना तो भोजन किया और ना ही पानी पिया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के सख्त रुख अपनाया था। और ऐसे में सामान्य धारणा यही होती है कि सरकार और मंत्री से नाराज़गी बनी रहेगी, दूरी बनी रहेगी। लेकिन फोटो में आप साफ देख रहे हैं कि महाराज मुस्कुराते हुए मंत्री के बिश्नोई को आशीर्वाद दे रही हैं। चेहरे पर कोई कटुता नहीं है, कोई शिकन नहीं है। और यही संत की सबसे बड़ी पहचान है। संत सत्ता से संघर्ष कर सकता है, लेकिन मन में कभी भी वेर नहीं रखते। वह मुद्दे पर अडिग रहता है, पर व्यक्ति से द्वेष नहीं रखता। और यही भारतीय संत परंपरा की एक शक्ति है, जहाँ आंदोलन भी होता है, अनशन भी होता है, विरोध भी होता है, लेकिन अंततः उनके भीतर छिपी हुई एक करुणा और क्षमा का भाव सर्वोपरि रहता है। तस्वीरों में आप देख रही हैं कि संत कैसे मंद मंद मुस्कुराते हुए मंत्री बिश्नोई को आशीर्वाद दे रही हैं और मंत्री भी उनके सामने मुस्कुरा रहे हैं। और इस तस्वीर में एक और संदेश ये भी छिपा है कि लोकतंत्र में संवाद का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। संवाद हमेशा होना चाहिए। सरकार और समाज के बीच एक सेतु बने रहना चाहिए। और जब कोई जनप्रतिनिधि और सरकार के मंत्री अस्पताल पहुँच कर के हालचाल पूछता है, तो वह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाता है। खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं है, राजस्थान की जीवन रेखा है और पर्यावरण और परंपरा दोनों का एक प्रतीक है। और इस आंदोलन ने यही संदेश दिया कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन जरूरी है। लेकिन आज की तस्वीर ये बता रही है कि मतभेद के बाद भी संवाद संभव है और विरोध के बाद भी सम्मान संभव है। और यही लोकतांत्रिक सांस्कृतिक मूल्यों की एक असली ताकत है, एक असली पहचान भी है। लालदास महाराज की मुस्कान हमें याद दिलाती है कि संत का मार्ग अहंकार को नहीं, त्याग और क्षमा का होता है। और संत हमेशा किसी से कोई वेर नहीं रखते। और शायद यही वजह है कि समाज आज भी संतों की ओर मार्गदर्शन के लिए देखता है, क्योंकि जहां राजनीति सीमित हो जाती है, वहां आध्यात्मिक समाधान का एक रास्ता साफ दिखाई देता है। इसके बाद आज आपको बताते हैं कि सरकार विभिन्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्या क्या तैयारियां कर रही है। आज आपसे केवल एक ऐसा ही भर्ती परीक्षा की नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी बात करने के लिए आया हूं, जिस पर लाखों युवाओं का वर्तमान और भविष्य टिका है। क्योंकि राजस्थान में ऐसा ही भर्ती 2025 की परीक्षा प्रस्तावित है। प्रदेश में 25 जिलों में ये परीक्षा कराई जानी है। लगभग 7,75,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। उनके लिए करीब 16 लाख प्रश्न पत्र छापे जा रहे हैं। 2 अलग अलग पेपर, हिंदी और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के पेपर तय तिथियों पर आयोजित होंगे। और लगभग 1100 परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी बोर्ड कर रही है। जिला कलेक्टरों से केंद्रों का विवरण मांगा जा चुका है और परीक्षा एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ एक समन्वय बिठाने का भी बैठकों का दौर चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक समीक्षा हो रही है। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या इस बार वे गलती नहीं दोहराई जाएगी
जिसने पहले लाखों करोड़ों युवाओं की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर दिया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्ष 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े और डमी कैंडिडेट और पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द करनी पड़ी थी। जांच एजेंसियों ने कई गिरफ्तारियां की, बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ और खुलासा किया, लेकिन उस एक घटना ने प्रतियोगिता परीक्षा की विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और जब किसी राज्य में भर्ती परीक्षाएं बार बार विवादों में आती हैं, तो इसका असर केवल चयन प्रक्रियाओं पर नहीं, बल्कि शासन की साख और प्रशासन की क्षमता और युवाओं के मनोबल पर भी पड़ता है। इसलिए यह परीक्षा केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विश्वास बहाली का एक अभियान है। क्योंकि आज का युवा जागरूक है, डिजिटल है और वह सोशल मीडिया पर हर गतिविधि पर नजर रखता है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल हो रहे कथित प्रश्न पत्रों की सत्यता को मिनटों में परखता है, और यदि उसे जरा भी संदेह होता है तो वह अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाता है, और अदालत के दरवाजे को खटखटाने से लेकर सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटता है। और ऐसे में सरकार के सामने चुनौती दोहरी है। पहली, परीक्षा को पूरी गोपनीयता और सुरक्षा के साथ संपन्न करवाना, और दूसरी यह चुनौती है कि यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा प्रक्रिया इतनी पारदर्शी हो कि किसी भी स्तर पर संदेह की कोई गुंजाइश न बचे। क्योंकि 16 लाख प्रश्न पत्रों की छपाई अपने आप में एक विशाल लॉजिस्टिक ऑपरेशन है। छपाई, प्रेस की सुरक्षा और कर्मचारियों का सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और प्रश्न पत्रों की सीलिंग, पैकेजिंग, परिवहन के दौरान जीपीएस ट्रैकिंग, स्ट्रांग रूम में सुरक्षित भंडारण और दोहरी ताला प्रणाली, मजिस्ट्रेट की निगरानी और परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित इन प्रश्न पत्रों का वितरण, इन सभी चरणों में यदि एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। इसलिए बहुस्तरीय सुरक्षा अनिवार्य है, और यह सुरक्षा केवल कागजों में नहीं बल्कि ज़मीन पर भी दिखनी चाहिए। हर जिले में एक नोडल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो। हर स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हो, जिसका बैकअप क्लाउड सर्वर पर सुरक्षित रहे। प्रवेश केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से हो, और किसी भी अनाधिकृत गतिविधियों पर तुरंत अलर्ट सिस्टम सक्रिय हो। इसके बाद ही परीक्षा केंद्रों पर फेस रिकॉग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की जा सकती है, और ताकि इससे यह भी लगे कि डमी कैंडिडेट की संभावना एकदम समाप्त हो। अभ्यर्थियों की एंट्री पर सख्त फ्रिशिंग जैमर की व्यवस्था हो, और लाइव सर्विलांस और फ्लाइंग स्क्वाड की रैंडम जांच, और परीक्षा के बाद ओएमआर सीट की सुरक्षित स्कैनिंग और डिजिटल स्टोरेज, ये सब मिलकर के ही उस भरोसे को मजबूत कर सकते हैं जिसको आरपीएससी ने विगत वर्षों में खोया है, जिसकी आज सबसे अधिक ज़रूरत है। क्योंकि बेरोजगारी केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, यह सामाजिक असंतोष का स्रोत भी बन सकती है। और यदि अवसरों की निष्पक्षता पर सवाल उठे, जब लाखों युवा वर्षों तक कोचिंग संस्थानों में तैयारी करें और परिवार आर्थिक दबाव में सहता है, गांव का किसान अपनी ज़मीन गिरवी रखकर बेटे को शहर भेजता है, सब लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा, हमारी बेटी पढ़ेगी, तब एक लीक हुआ पेपर केवल परीक्षा रद्द नहीं करता बल्कि एक पूरे परिवार की आशा को तोड़ देता है। और जब ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं तो व्यवस्था के प्रति आक्रोश जन्म लेता है, धरने होते हैं और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए सरकार को ये समझना होगा कि पेपर लीक अब केवल आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि शासन की विश्वसनीयता पर भी एक सीधा हमला है, और इसका मुकाबला भी उसी स्तर से गंभीरता से होना चाहिए। पूर्व में लिप्त गिरोह की निगरानी, साइबर सेल की सक्रियता और संदिग्ध लेन देन पर नज़र, और परीक्षा से पहले सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और अफवाहों पर तुरंत आधिकारिक स्पष्टीकरण, ये सब उपाय समय रहते किए जाने चाहिए। इसके साथ ही प्रश्न पत्र की सेटिंग की प्रक्रिया को भी अधिक सुरक्षित बनाना होगा। मल्टीपल सेट तैयार हो, अंतिम चयन अंतिम क्षण तक सीमित लोगों को ही ज्ञात हो, और एंटी करप्ट डिजिटल फाइल्स का उपयोग हो, और यदि किसी एक सेट के लीक होने की आशंका या संभावना हो तो उसे तुरंत बैकअप सेट लागू करने की व्यवस्था हो। और दुनिया के कई देशों में उच्च स्तरीय परीक्षाएं इसी मॉडल और इसी तकनीक और इसी पारदर्शिता के संयोजन से कराई जाती हैं। भारत के कुछ राज्यों ने भी कंप्यूटर आधारित टेस्टिंग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, और जिससे पेपर लीक की संभावना थोड़ी बहुत कम होती है। हालांकि ये पूरी तरीके से समाधान नहीं है, लेकिन पारंपरिक प्रिंटेड पेपर की तुलना में अधिक सुरक्षित विकल्प डिजिटल हो सकता है। साथ ही कानून का कठोर अनुपालना भी जरूरी है, और यदि किसी भी स्तर पर लीक या सॉल्वर गैंग में संलिप्तता पाई जाती है तो त्वरित गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती और कठोर दंड का उदाहरण स्थापित सरकार को करना चाहिए।
ताकि भविष्य में कोई इस दिशा में कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट संदेश देता है कि किसी भी कीमत पर लीक पेपर होना यानी कि पेपर का लीक होना बर्दाश्त नहीं होगा, तो प्रशासनिक तंत्र भी उसी दृढ़ता से कार्य करता है। और यदि परीक्षा सफलतापूर्वक निष्पक्ष तरीके से संपन्न होती है तो सरकार को सार्वजनिक रूप से ये बताना चाहिए कि कौन कौन से अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाए गए, कितने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई और कितने अधिकारियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, कितनी निगरानी टीमें तैनात रही, क्योंकि पारदर्शिता से ही विश्वास पैदा होता है। और अंततः बात सीधी साफ है कि यदि इस बार भी पेपर लीक हुआ तो केवल एक परीक्षा नहीं रुकेगी, बल्कि प्रतियोगिता परीक्षाओं या उनको कराने वाली सभी संस्थाओं से बेरोजगार युवाओं का एक भरोसा उठ जाएगा जो कई वर्षों से स्थापित था। और जब भरोसा टूटता है तो व्यवस्था की नींव हिलती है। इसलिए अभी समय है कि परीक्षा से पहले का हर दिन महत्वपूर्ण है और हर तैयारी एक निर्णायक है। सरकार यदि चाहे तो नियत समय पर पूरी गोपनीयता और कड़ी सुरक्षा और तकनीकी मजबूती और पारदर्शी यंत्र के साथ इस परीक्षा को संपन्न करा सकती हैं। और यदि ऐसा हुआ तो ये केवल एक सफल परीक्षा नहीं बल्कि विश्वास की पुनर्स्थापना होगी। ये संदेश होगा कि इस राज्य में मेहनत की कीमत है और ईमानदारी अभी भी सबसे बड़ी योग्यता है और अवसर सभी के लिए समान है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की शुरुआत यहीं से होती है जब युवा ये महसूस करे कि उसकी मेहनत सुरक्षित है, उसके द्वारा किया गया एक श्रम सुरक्षित है, उसका भविष्य सुरक्षित है और व्यवस्था उसके साथ न्याय करेगी। यही वह क्षण होगा जब सरकार केवल परीक्षा नहीं बल्कि विश्वास की जीत दर्ज करेगी। तो सरकार को ये समझना चाहिए और सरकार को ये चीज़ करनी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा का नाम सुनते ही लगता है पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी और सख्त निगरानी का भरोसा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई यह भरोसा सुरक्षित है या फिर टेक्नोलॉजी की आड़ में एक नया हाईटेक भ्रष्टाचार पनप रहा है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में बजट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तर्ज पर आरटीए यानी कि राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी बनाने की घोषणा की है। साथ ही ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए विशेष परीक्षा केंद्र स्थापित करने की बात कही है। उद्देश्य साफ है, पेपर लीक पर रोक लगाना, पारदर्शिता और तेज रिजल्ट लाना। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक आई खबर ने पूरे सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। मामला एसएससी एमटीएस 2026 परीक्षा से जुड़ा है और केंद्र था देहरादून का महादेव डिजिटल जोन, जहाँ जमीन के नीचे तहखाना बनाकर प्रॉक्सी सर्वर स्थापित किया गया। यानी ऊपर अभ्यर्थी कंप्यूटर पर परीक्षा दे रहा था और नीचे से पूरा सिस्टम कंट्रोल हो रहा था। अब आप समझने वाली बात है कि ऊपर तो परीक्षा दे रहे थे और नीचे ही उनका पूरा सर्वर सिस्टम लगा हुआ था। और जांच में ये भी बात सामने आई कि चीटिंग माफिया के पास सेंटर में लगे सभी 100 कंप्यूटर में आईपी एड्रेस मौजूद थे। अब आप सोचिएगा कि परीक्षा केंद्र की डिजिटल नसें उनके हाथ में थी। जो अभ्यर्थी 8 से 10 लाख रुपए तक की एक रकम देता है उसे रियल टाइम में रिमोट एक्सेस के जरिए पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया जाता है। यानी परीक्षा हॉल में बैठा छात्र केवल स्क्रीन देख रहा था, जवाब कहीं और से डाले जा रहे थे। और सबसे बड़ी और सबसे अहम चौंकाने वाली बात यह है कि ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी इक्वलिटी मैन सर्वर तक को हैक कर लिया गया। अगर यह सच है तो सवाल केवल एक सेंटर का नहीं, पूरे सिस्टम की गोपनीयता का है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या ये 2 गिरफ्तारियों से करोड़ों युवाओं के भरोसे की भरपाई हो सकती है? ये कोई साधारण नकल नहीं है, ये हाईटेक घोटाला है जिसमें टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और अंदरूनी मिलीभगत का एक सीधा सा मैप सामने आता है और मिलीभगत की बू है वो एकदम साफ महसूस होती हैं। अब ज़रा सोचिए, जब ऑनलाइन परीक्षा को पेपर लीक का स्थायी समाधान बताया जा रहा था, तब अगर सर्वर ही हैक हो जाए, आईपी एड्रेस ही लीक हो जाए और रिमोट एक्सेस से पेपर हल हो जाए तो फिर सुरक्षित क्या है? राजस्थान में अगर नई टेस्टिंग एजेंसी बनती है और ऑनलाइन केंद्र स्थापित होते हैं तो क्या वहाँ पर मल्टी लेयर फॉरवर्ड, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, रियल टाइम नेटवर्क मॉनिटरिंग और थर्ड पार्टी साइबर ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य होगी? और क्या हर परीक्षा केंद्र का एक डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट होगा? और क्या सर्वर एक्सेस पर जीरो ट्रस्ट मॉडल लागू होगा? क्योंकि यह केवल तकनीकी सवाल नहीं है, यह करोड़ों युवाओं की भविष्य का सवाल है। और एक तरफ युवा दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार कर्ज लेकर के कोचिंग कराता है
और दूसरी तरफ कुछ लोग 8 से 10 लाख में सफलता खरीद लेते हैं। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। और ऑनलाइन परीक्षा का मॉडल गलत तो नहीं है, लेकिन उसका ढांचा या सुरक्षित ढांचा अगर निजी कंपनियों और ढीले प्रोटोकॉल पर टिका हो तो जोखिम बढ़ जाता है। ज़रूरत है कि परीक्षा सर्वर देश के भीतर सुरक्षित डेटा सेंटर्स में हो, लाइव AI आधारित मॉनिटरिंग हो और हर लॉग फाइल का ऑडिट हो। और सबसे ज़रूरी है जवाबदेही तय हो, क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक टेक्नोलॉजी भी बेबस रहेगी, रेंगती नजर आएगी। देहरादून का ये मामला एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो बता रहा है कि डिजिटल इंडिया के दौर में डिजिटल अपराध भी उतनी ही तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षाएं हो या नहीं, सवाल ये है कि उनकी सुरक्षा किस स्तर की हो, क्योंकि परीक्षा केवल नौकरी का रास्ता नहीं, यह सामाजिक विश्वास की एक नींव है। और अगर ये नींव हिलने लगे तो सिस्टम पर भरोसा डगमगा जाता है। इसलिए वक्त आ गया है कि सरकारी घोषणा से आगे बढ़कर सख्त साइबर सुरक्षा का एक ढांचा खड़ा करे, वरना हर नई परीक्षा के साथ यही सवाल गूंजेगा कि आखिर ऑनलाइन परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ चूक हो गई और ये क्यों चरमराती जा रही है। अब आपको धर्म से जुड़ी एक लोकल खबर बताते हैं। धोरिमना की पावन धरा आस्था की गूंज और भक्ति की ध्वनि के बीच रड़ू झुंपी मठ कोठाला में एक ऐतिहासिक क्षण साकार होने जा रहा है। श्री आलमजी मंदिर एवं समाधियों के नवनिर्मित मंदिर में भव्य दिव्य मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 2026 का शुभारंभ होने वाला है। विक्रम संवत 2082 फाल्गुन शुक्ल पक्ष के पावन अवसर पर 18 फरवरी 2026 से इस महोत्सव का प्रारंभ होना तय माना जा रहा है। 20 फरवरी 2026 को पावन प्रतिष्ठा के साथ ये पूरा महोत्सव पूर्ण होगा। और ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और सनातन परंपरा की जीवंत अभिव्यक्ति है। संत महात्माओं के सानिध्य में वेद मंत्रों की गूंज, हवन कुंड की पवित्र अग्नि और फिर भक्तों की आस्था से वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर उठेगा। श्री शंकरपुरी जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में आयोजित ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह धर्म, संस्कृति और सामाजिक एकता का संदेश देगा। जीवित भंडारा महोत्सव के माध्यम से सेवा, समर्पण और सत्कार की परंपराओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इस महोत्सव को लेकर के आसपास की ढाणियों में उत्साह का माहौल है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। ये आयोजन केवल मंदिर निर्माण का उत्सव नहीं, बल्कि विश्वास के पुनर्जागरण का एक बेहतरीन पर्व है जो कभी लौट कर नहीं आने वाला है। जहाँ भक्ति होगी, शक्ति होगी और समाज को जोड़ने का एक संकल्प होगा। ऋषि मुनियों का एक सानिध्य होगा। नेता नगरी से जुड़े हुए लोग आएंगे। और आइए इस दिव्य महोत्सव का हिस्सा बने, अपनी उपस्थिति से इसे सफल बनाएं और धर्म कमाएं और धर्म की इस ज्योति को युगों युगों तक प्रज्वलित रखने का एक प्रण लें। कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर बड़ी जगह पर बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऐसा अनुमान है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। और आखिर में हमेशा की तरह आपको जीवन से जुड़ी बातें बताती हैं। जीवन एक युद्ध क्षेत्र नहीं, एक साधना है। और जिंदगी में सबसे बड़ी जीत शांति है, न पैसा है, न प्रसिद्धि और न ताकत। असली कमाई वो जो आपके सुकून में है, जो रात को सोते वक्त सीने में बैठ जाता है। बाकी सब बाहर की चमक दमक है और जो अंदर से खोखला कर देती है। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लाइक्स के पीछे, फॉलोअर्स के पीछे, ट्रोल्स के जवाब देने के पीछे। लेकिन याद रखें, जब लोग तुम्हें हराने के लिए मेहनत की बजाय साजिश रचने लगे तो समझ लो तुम्हारी मेहनत कामयाब हो चुकी है और दुश्मन की चालाकी तुम्हारी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। फिर भी बदला मत लो, बदला लेने वाला खुद जहर पीता है। सच्चा योद्धा वो है जो लड़ाई जीत कर भी शांत रहता है। हमको प्रकृति से सीखना चाहिए। पेड़ खड़ा रहता है, तूफान आए तो भी झुकता नहीं है, टूटता नहीं है। नदी बहती है, रुकती नहीं है, पत्थरों से टकराती है तो रास्ता बदल लेती है, मगर मंजिल भूलती नहीं है। जीवन में भी कभी नहीं रुकना चाहिए, हमेशा बहते रहना चाहिए, कभी तेज़ कभी धीमे, मगर दिशा कभी मत भूलना। और यही आज के जीवन का सबसे बहुमूल्य सार है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।